साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। साथियों, इस अध्याय में हमने अल बरूनी के ऊपर अध्ययन कर लिया है और भारतीय इतिहास में अल बरूनी का महत्व भी हमने समझा है। आइए विद्यार्थियों, आज हम एक नए यात्री के ऊपर चर्चा करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस यात्री के नज़रिए से भारत किस प्रकार का दिखता है। आज हम इब्न बतूता, एक आरंभिक विश्व यात्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। इब्न बतूता एक महत्वपूर्ण यात्री रहा है। 14वीं सदी का अध्ययन करने के लिए इब्न बतूता के वृत्तांतों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अध्ययन शुरू करते हैं। इब्न बतूता अरब यात्री था, विद्वान था तथा एक लेखक था। इब्न बतूता का जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तेंजियर में हुआ था और उसका जन्म का दिन था 24 फरवरी सन 1304 ईस्वी। इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता रखने वाले एक परिवार में उसका जन्म हुआ था और यह परिवार सम्मानित व शिक्षित परिवार था। इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षाएं हासिल कर ली थी। जैसा कि उसका परिवार शिक्षित परिवार था और वही परंपरा को वो आगे बढ़ाते हुए उसने भी सारी शिक्षाएं बहुत जल्दी प्राप्त कर ली। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता प्रारंभ से ही धर्म अनुरागी तथा उसे यात्राएं करने का शौक था। 1332-33 में भारत आने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व ही बहुत से स्थानों की यात्राएं कर चुका था, जिसमें मुख्य रूप से मक्का की तीर्थ यात्राएं, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों की यात्राएं वह कर चुका था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न बतूता अपनी आयु के लगभग 21वें-22वें वर्ष से ही यात्राएं कर रहा था और भारत आने से पूर्व वह काफ़ी यात्राएं कर चुका था। अपने आसपास के प्रदेशों की उससे जानकारी थी। अब हम इब्न बतूता की भारत यात्रा के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार वह भारत आता है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था और तुगलक की ख्याति को सुनकर वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली में सुल्तान उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। विद्यार्थियों, इब्न बतूता का परिवार तेंजियर में पूर्व में काजी रहा था और वहाँ की व्यवस्थाओं में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। इसी योग्य बालक से प्रभावित होकर, इसी योग्य यात्री के गुणों से प्रभावित होकर इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और शासन प्रशासन में उसका योगदान स्वीकार किया। लंबे समय तक वह इस पद पर रहा, किंतु कुछ समय बाद एक घटना होती है और वह अपना विश्वास खो देता है। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से नाराज हो जाता है। इस वजह से सुल्तान उसे कैद कर देता है। कुछ समय तक कैद में रहता है, लेकिन गलतफहमी दूर होने के पश्चात पुनः उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न बतूता का प्रारंभिक जीवन इस तरह से उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान महमूद तुगलक के दूत के रूप में जाने का आदेश सुल्तान ने उसे दिया और उसे मंगोल के लिए रवाना किया। साथियों, सुल्तान की आज्ञा पाकर इब्न बतूता चीन की यात्रा प्रारंभ करता है। चीन की यात्रा प्रारंभ करने के लिए इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मलाबार तट की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। मलाबार से वह
मालदीव गया, जहां वह 18 माह तक काजी के पद पर रहा। श्रीलंका गया और एक बार फिर मलाबार तट व मालदीव पर आया। चीन जाने से पूर्व वह असम व बंगाल भी गया, जहाँ से जहाज के माध्यम से वह सुमात्रा गया और सुमात्रा से चीनी बंदरगाह जायतून, जिसे वर्तमान में क्वांजू कहते हैं, पहुँचा। चीन में उसने यात्रा की और बीजिंग तक गया। वर्तमान में चीन की राजधानी बीजिंग है। इस प्रकार वह अपनी चीन की यात्रा करता है। चीन में उसने अधिक समय तक नहीं रहा और 1347 में पुनः अपने घर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने अपना जीवन पूरा यात्राओं में लगा दिया और जब भारत से उसे चीन में राजदूत के रूप में भेजा गया तब वह चीन भी गया। आइए विद्यार्थियों, अब हम इब्न बतूता का यात्रा का मार्ग देखते हैं कि वह किस प्रकार भारत में आया और भारत से चीन में गया। मानचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आपको यहाँ मानचित्र में संसार का मानचित्र दिखाई दे रहा है और इस मानचित्र में ट्रेवल्स ऑफ द इब्न बतूता 1325 से लेकर 1354 तक का विवरण दिया गया है। हम इस मानचित्र में यह अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि इब्न बतूता किस प्रकार अपनी जन्मस्थली से वैश्विक यात्रा पर निकलता है और भारत में आता है और भारत से आगे चीन में पहुंचता है। आइए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम उत्तरी अफ्रीका के उस जगह पर चलते हैं जहां पर इब्न बतूता का जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं कि आपको मानचित्र में टेंजियर दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं यहाँ पर कलर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, टेंजियर वह स्थान है जहाँ पर इब्न बतूता का जन्म हुआ था। भारत आने से पूर्व वह बहुत से स्थानों की यात्राएं कर चुका है। आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं कि यहाँ तीर के माध्यम से, लाल रंग के माध्यम से उसके पूर्व की यात्राओं का स्थलों के बारे में वर्णन कर रखा है। अफ्रीका के किनारे किनारे समुद्र तट के पास में भूमध्य सागर के साथ साथ वह मध्य एशिया के विभिन्न स्थानों पर यात्राएं करता है और जब वह भारत आता है तो भारत आने से पूर्व हमने जैसे कि पूर्व में पढ़ा था कि वह मध्य एशिया से भारत की ओर बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि वह मध्य एशिया से, यह जो स्थान दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ से वह भारत की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। बल्ख होता हुआ मुल्तान जाता है और मुल्तान से दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। दिल्ली आपको यहाँ मानचित्र में दिखाई दे रही है। दिल्ली में वह काजी के पद पर नियुक्त होता है, जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया था। यहाँ से जब चीन के लिए उसे भेजा जाता है तो मध्य भारत से आगे बढ़ता हुआ दक्षिण में जाता है और मलाबार तट, जहाँ पर कालीकट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहुँचता है। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि कालीकट से इब्न बतूता मालदीव की ओर जाता है और मालदीव से वह सिलोन लिखा हुआ है जिसे कि श्रीलंका कहा जाता है, श्रीलंका में आकर रुकता है। श्रीलंका से पुनः एक बार वह मालदीव आता है और यहाँ से मालदीव से वह समुद्र से जहाज के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में होता हुआ असम व बंगाल तक पहुँचता है। यहीं से वह अपना मार्ग पकड़ता है और दक्षिण में सुमात्रा की ओर आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि सुमात्रा का द्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुमात्रा पहुँचने के बाद वह जहाज के माध्यम से साउथ चाइना सी होता हुआ चीन पहुँच जाता है और चीन में वह उस स्थान पर जाता है जिसका नाम है क्वांजू। आप देख सकते हैं क्वांजू यहाँ पर चीन में समुद्र तटीय एक शहर है। क्वांजू से वह आगे बढ़ता हुआ चीन की यात्रा करता है और चीन के मध्य भाग तक भी जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न बतूता की जो यात्रा है वह अपने जन्म स्थान टेंजियर से प्रारंभ होती है, वह भारत आता है और भारत के बाद वह चीन तक पहुंचता है। और इब्न बतूता ने लगभग 30 वर्ष तक यात्राओं में अपना समय निकाला। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की तुलना
मार्को पोलो के साथ की जाती है। मार्को पोलो भी एक यात्री रहा है। चीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चीन की यात्रा की थी और वह भारत की यात्रा के लिए भी आया था, इस प्रकार मार्को पोलो की तुलना इब्न बतूता की यात्रा से की जाती है। दोनों भारत आए थे और दोनों ही चीन भी गए थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस यात्री ने भारत व चीन की यात्रा की और सारे वृत्तांतों को अपनी पुस्तक में लिखा। आइए अब हम उसकी पुस्तक के ऊपर चर्चा करते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। यह पुस्तक उसके यात्रा वृत्तांत का विवरण करती है। इस पुस्तक में 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी तक के भारत की राजनीतिक गतिविधियों व सामाजिक हालातों का वर्णन है। इब्न बतूता की घर वापसी पर चर्चा करते हैं। इब्न बतूता 1354 ईस्वी में घर वापस पहुंचता है। जब वह घर वापस पहुंचा तो वहां के राजा ने उसका स्वागत किया और आदेश दिया कि उसकी यात्रा वृत्तांतों को लिखा जाए। इब्न जुजाई नामक एक व्यक्ति है। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, वह कहता है कि राजा की आज्ञा से उसने इब्न बतूता से यात्रा वृत्तांत सुनकर लिखे हैं। साथियों, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारतीय क्षेत्रों का वर्णन किया है, भारतीय लोगों का वर्णन किया है और यहाँ पर प्राप्त हुई सामग्रियों का वर्णन किया है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें तात्कालिक भारत के बारे में जानकारी मिलती है। यह पुस्तक बहुत ही रोचक वर्णन प्रस्तुत करती है। इब्न बतूता ने भारत में आकर कुछ ऐसी वस्तुएं देखी जो उसने पूर्व में कभी देखी नहीं थी। वह अपने लोगों के लिए इनके बारे में वर्णन करता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय यात्रा वृत्तांत। सबसे पहले हम नारियल के ऊपर बात करते हैं। इब्न बतूता ने अभी तक नारियल नहीं देखा था। नारियल के ऊपर वह लिखता है, इब्न बतूता के अनुसार नारियल एक अनोखा तथा विस्मयकारी वृक्ष था। नारियल का वृक्ष कभी भी इब्न बतूता ने पूर्व में नहीं देखा था। यहाँ पर वो पहली बार नारियल का वृक्ष देखता है। यह खजूर के वृक्ष जैसा दिखता था। वह अपनी पुस्तक में लिखता है कि नारियल का वृक्ष दिखने में खजूर के वृक्ष जैसा है। इन दोनों में एक ही अंतर था और वह था नारियल से काष्ठ फल प्राप्त होता था तो दूसरे से खजूर। कहने का तात्पर्य यह है, इब्न बतूता लिखता है कि यह जो पेड़ है वह दिखने में खजूर जैसा है, लेकिन इससे बड़ा फल प्राप्त होता है, काष्ठ फल प्राप्त होता है, जबकि उसने जो पेड़ देखे थे वह खजूर के थे। आगे वह चर्चा करता है कि नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता था। इस प्रकार वह अपनी पुस्तक में लिखता है। लोग नारियल के रेशे से रस्सी बनाते थे। वह देखता है कि भारत में लोग नारियल के रेशे से रस्सी बना रहे हैं। इस प्रकार इन चीज़ों का वह अवलोकन करता है और अपनी पुस्तक में लिखता है। अगला वर्णन वह पान पे करता है। पान के पत्ते से इब्न बतूता अपरिचित था। वह लिखता है कि पान को अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता था। पान का कोई वृक्ष नहीं होता था। इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता था। इसे खाने से पहले सुपारी के छोटे टुकड़ों को मुंह में रखकर चबाया जाता था। इस प्रकार इब्न बतूता ने पहली बार पान देखा, पान का पत्ता देखा और यही वर्णन अपनी पुस्तक में उसने किया है। उसका किस प्रकार उपयोग लिया जाता था यह भी उसने बताया है। अब हम इब्न बतूता द्वारा दिल्ली नगर का जो वर्णन किया गया है उस पर दृष्टिकोण डालेंगे। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर था। अब हमें इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि दिल्ली की जनसंख्या उस समय बहुत अधिक थी और यह एक शहर था। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। इब्न बतूता लिखता है कि शहर के चारों ओर एक प्राचीर है, दीवार है। दीवार की चौड़ाई लगभग 11 हाथ है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदारों व द्वारपालों के कक्ष है। इस प्रकार ये विशाल नगर था। उसकी दीवार भी बहुत विशाल थी और उस दीवार में पहरेदारों और द्वारपालों के लिए कक्ष थे। साथ ही इब्न बतूता लिखता है कि प्राचीर का निचला भाग पत्थर से व ऊपरी भाग ईंट से निर्मित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी पुस्तक में बहुत ही बारीकी से उसने वर्णन किया है।
अब हम देखते हैं कि दिल्ली शहर के द्वार के ऊपर उसने क्या लिखा है। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर के 28 द्वार हैं। इनमें बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के पास एक फलों का बाग है। इस प्रकार बहुत ही पैनी दृष्टिकोण से, बहुत ही पैनी नज़र से इब्न बतूता दिल्ली शहर का परिचय देता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित कब्रगाह के ऊपर भी उसने लिखा है। क्या लिखता है कि दिल्ली शहर की कब्रगाह में कब्रों के ऊपर गुंबद बने हैं और गुंबद विहीन कब्रों पर मेहराब हैं। कब्रगाह में चमेली तथा जंगली गुलाब उगाए जाते हैं और फूल सभी ऋतुओं में यहाँ खिले रहते हैं। इस प्रकार उसने पूरा दिल्ली शहर का वर्णन किया। दिल्ली शहर की दीवारों के ऊपर लिखा, दिल्ली शहर की द्वारों के ऊपर उसने लिखा है, कब्रगाहों पर लिखा है और बारीकी से उसका वर्णन किया है। और हम आज इब्न बतूता के उस वर्णन से ही समझ पाते हैं कि 11वीं शताब्दी का दिल्ली शहर किस प्रकार का था। इब्न बतूता ने दौलताबाद शहर का वर्णन भी किया है। आइए देखते हैं। पुरुष एवं महिला गायकों का बाजार। इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद में पुरुष एवं महिला गायकों का बाजार है, जिसे ताराबाद कहते हैं। वहाँ जो महिला और पुरुषों का बाजार है, गाने वालों का बाजार है, उसे ताराबाद कहा जाता है। और यहाँ जो दुकानें थी वो कालीनों से सुसज्जित है। साथियों, दौलताबाद का आगे वर्णन करते हुए इब्न बतूता कहता है कि वहाँ पर विशाल गुंबद थे। यह विशाल गुंबद बाजार के मध्य में स्थित था, जिसमें कालीन बिछे हुए हैं। प्रत्येक गुरुवार प्रातःकाल की उपासना के बाद यहाँ पर बहुत से विद्वान, संगीतकार, गायिकाएँ व नर्तक उपस्थित होते हैं, जो बाद में गीत गाते हैं, गायन करते हैं व नृत्य करते हैं। इस प्रकार आगे वर्णन करते हुए वह दौलताबाद की मस्जिद के ऊपर भी लिखता है। इब्न बतूता के अनुसार इस बाजार में इबादत करने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। जब भी कोई हिंदू शासक यहाँ से गुजरता है तो वह यहाँ पर आकर उस गुंबद में आता है और गायिकाएँ उनका स्वागत करती है, गीत गाकर प्रसन्न करती है और अपना गान प्रस्तुत करती है। इस प्रकार इब्न बतूता ने दौलताबाद का वर्णन किया है। इब्न बतूता ने आगे भारतीय व्यवस्थाओं का और वर्णन किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है भारत की डाक प्रणाली। भारत की डाक व्यवस्था का उसने बहुत सुंदर वर्णन किया है और इस डाक व्यवस्था से वह बहुत प्रभावित भी हुआ। वह इसका वर्णन बहुत अच्छे से करते हुए कहता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था हैं। पहली अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था। इन दोनों डाक व्यवस्थाओं को विस्तार रूप से बताता है। अश्व डाक व्यवस्था इस प्रकार बताता है कि अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा गया है। यह हर 4 मील पर दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। उसके अनुसार हर 4 मील की दूरी पर यह व्यवस्था थी। एक चालक 4 मील की दूरी तय करता और जब वह सूचना लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचता तो वहां पर जो चालक था अपने घोड़े पर तैयार रहता, उससे सूचना लेकर वह आगे बढ़ता, द्रुत गति से आगे बढ़ता। इस प्रकार सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थी। दूसरी व्यवस्था है पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था ने भी इब्न बतूता को बहुत प्रभावित किया। पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 चौकियां होती थी, जिन्हें दावा कहा जाता था। इन चौकियों को दावा कहा जाता था। हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, जिनमें लोग कार्य शुरू करने के लिए तैयार रहते थे। जैसे ही एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कोई सूचना या डाक लेकर आता, तो ये मंडप में बैठे हुए व्यक्ति जो घंटी लेके बैठे रहते थे, तुरंत एक हाथ से वह सूचना लेते और दौड़ पड़ते। एक हाथ में डाक व एक हाथ में घंटी बजाते हुए वो बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ते थे और आगे जाने पर पुनः नया व्यक्ति तैयार खड़ा हुआ मिलता और वह उस सूचना को लेकर आगे बढ़ जाता। इस प्रकार की डाक व्यवस्था से इब्न बतूता प्रभावित हुआ और वह कहता है कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं
गुप्तचरों की सूचनाएं सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से केवल 5 दिनों में पहुंच जाती थी। इस प्रकार वो भारतीय डाक व्यवस्था का वर्णन करता है और ये डाक व्यवस्था से इतना प्रभावित होता है कि उसे आश्चर्य होता है कि जहाँ लंबा समय लग रहा हो, जहाँ 50 दिन की यात्रा करने का समय लग रहा हो, वहाँ सूचनाएं तुरंत 5 दिन में भी पहुँच सकती है। आगे इब्न बतूता भारत में दास प्रथा का वर्णन करता है। किस प्रकार करता है, आइए देखते हैं। इब्न बतूता के अनुसार पुरुष तथा महिला दास बाजारों में खुले में बेचे जाते थे। दासों का प्राय घरेलू श्रम के लिए ही प्रयोग किया जाता था और घरेलू श्रम के लिए जिन दासों का प्रयोग होता था उनकी कीमत बहुत ही कम होती थी। इस कम कीमत की वजह से लोग अपने घर में 1 या 2 दास रख पाते थे। साथ ही वह कहता है कि सुल्तान की सेवा में लगे हुए दासियां संगीत और गायन में निपुण होती थी। इस प्रकार इब्न बतूता ने भारतीय दास व्यवस्था का, भारतीय समाज का वर्णन किया है। यहाँ की राजकीय व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, पुनः एक नए यात्री को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।